बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ कैसर बारी फ्रॉम बारी लॉ एसोसिएट। आज इमिग्रेशन लॉज में जो है कुछ सवालात आप लोगों के आए हुए हैं और कौन से सवालात हैं। एक तो ये किसी ने पूछा है जी, अपील टाइम के बारे में जो है कि जी के स्पाउस केस की जो अपील है उसका है जी। और इसके अलावा वेटिंग टाइम के हवाले से बात है। फिर ये जो ये स्किल्ड वर्कर वीज़ा के हवाले से है जी कि क्या ये जेन्युइन भी हो रहे हैं या नहीं। और डिवोर्स का जो है वो भी एक सवाल है जी, इस्लामिक डिवोर्स और खुला का भी बताइए। और ये क्या है जी, रिक्वायरमेंट जो पूछी गई है कि जी के फैमिली विज़िट वीज़ा की जो है वो रिक्वायरमेंट क्या है। ये इस तरह के सवालात मैं डेली आप लोगों को जवाब देता हूँ। गालिबन आप लोग वीडियोस देखते नहीं हैं, सेम सवालात ही रिपीट कर लेते हैं। कोई नई चीज़ पूछा करें ताकि कोई यूनिक हो। चैलेंजेस का मुझे भी मज़ा आए, मुझे भी कुछ पढ़ना पड़े, मुझे भी पता चले मैं कौन से केस लॉज आपको बताऊं। वही सेम स्टोरियां आप लोग अक्सर पूछ लेते हैं जी। अच्छा, उसके बाद ये आ गया ह्यूमन राइट्स जो है। ह्यूमन राइट्स का पूछा है जी कि बट नॉट अ फ्यूचर यूके जनरेशन फॉर एग्जांपल 20 में भी, ये पता नहीं क्या है जी। एनएचएस और ह्यूमन राइट्स का। चलिए, इन सवालों का जवाब देने से पहले जो है एक तो मैं आपको ये बताता जाऊँ कि ये जो वाक़या हुआ है बोट डिज़ास्टर वाला, ये जो ग्रीस के पास जो था, लीबिया से जो बोट निकली और वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो डेथ्स हुई। एवरी डे जो है उसमें तादाद बढ़ती जा रही है। और स्टार्टिंग में कहा गया था कि जी के अराउंड कुछ 100 या 120 के करीब लोग थे, लेकिन जो अभी लेटेस्ट अपडेट्स आ रही हैं उसमें यही आ रहा है कि 700 प्लस लोग जो थे उस बोट में शामिल थे। और 400 प्लस की जो है वो सुनने में यही आ रहा है कि उससे ज़्यादा की डेथ हो चुकी है। और बहुत से लोग जो थे जिनको बचाया गया उनकी भी जो है वो कंडीशन अच्छी नहीं है। 750 प्लस की जो है ये CNN और BBC और बाकी मीडिया की जो है वो न्यूज़ है जी। और ऑब्वियसली उसमें बहुत से कंट्रीज़ के लोग थे, लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो बड़ा एक अफसोसनाक ये इंसिडेंट है। और उसमें पाकिस्तान से ही जो है 104 जो है 104 प्लस की जो है वो रिपोर्ट आ चुकी हुई है। और आज प्राइम मिनिस्टर साहब की जानब से भी पूरे पाकिस्तान में वो जो जिसको कहते हैं ना जी कि स्याह दिन जो है वो इसको कहा गया कि जी के बड़ा ब्लैक डे है। और इसके ऊपर हम अफसोस करते हैं और एक कमेटी भी बना दी गई है कि जी के इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। बीइंग अ लॉयर, मैं मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है, ना ही मैं सियासी बातें इस तरह के प्रोग्राम में मैं करता हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ आपके साथ इंफॉर्मेशन देता हूँ और एज अ वकील मैं सिर्फ केस लड़ता हूँ जी। सियासी पार्टियों से लड़ना मेरा काम नहीं है। लेकिन इस पॉइंट के हवाले से मैं ये कहूँगा कि कानून पाकिस्तान में भी मौजूद है जी। पाकिस्तान में जो FIA है, जिसको फेडरल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी कहते हैं, वो एक एजेंसी मौजूद है। और उसके अलावा ये जो पासपोर्ट एजेंसीज होती हैं या बाकी जो है ये सारे अदारे वहाँ पे भी मौजूद हैं। लेकिन प्रॉब्लम अब इसमें ये आएगा कि वो एक क्या कहते हैं उसको, हदीस एक मुझे इस पॉइंट के हवाले से मुझे याद आ गई कि वो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब जो है उनके हवाले से ये था कि जी के अदल की निशानी उनको कहा जाता था। और ऑब्वियसली कहा क्या जाता था जब तक ये दुनिया रहेगी जो हज़रत उमर हैं उनका नाम ऑब्वियसली एज अ पैगम्बर भी रहेगा। और लेकिन जस्टिस के हवाले से, इंसानियत के हवाले से, ह्यूमैनिटी के हवाले से ये जो बाकी जितनी कम्युनिटीज़ हैं वो भी उनको मानती हैं कि जी के ये जो ह्यूमन राइट्स हैं ये, या ये जो जैसे हम लोग UK में देखते हैं कि बेनिफिट सिस्टम जो है यहाँ पे, डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस जो हैं, ये पर्सनल इंडिपेंडेंस पेमेंट जो यहाँ पे लेते हैं, ये जो केयर अलाउंस लेते हैं, ये बरतानिया का सिस्टम हम लोग बड़ा अप्रिशिएट करते हैं कि जी के यहाँ पे ये सारा कुछ है। लेकिन अगर हम इसकी हिस्ट्री पे जाएं तो ये वाला सारा जो काम था ये हज़रत उमर बिन ख़त्ताब जिन जो हैं ये उन्होंने स्टार्ट करवाया था। ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा जो एक नाम है वो आते हैं उनकी। एक बड़ी फेमस एक कह लीजिए कि बात है जो बच्चा बच्चा ये जानता है। वो उसमें ये था कि एक मरतबा वो बैठे हुए थे और किसी गरीब आदमी को देखा कि जी कि वो भूख से जो है वो मर रहा है। तो उसमें जो हज़रत उमर थे उन्होंने बाकायदा वो जो था शदीद उनको दुख हुआ, तकलीफ़ हुई और उन्होंने कहा, रोते रोते जो है उन्होंने कहा कि जी कि अगर दरियाए दजला जो है
जो सी साइड है दजला की, कि अगर वो बहुत साइड पे बहुत दूर बनता है जहाँ पे उनकी हुकूमत थी, 22 लाख मरबा फीट पे हज़रत उमर की हुकूमत थी उस ज़माने में। तो उन्होंने कहा अगर दजला के किनारे जो है अगर एक कुत्ता भी प्यासा मर गया तो उसका हिसाब जो है वो भी उमर को देना पड़ेगा, कि उन्हें देना पड़ेगा, क्योंकि वो हाकिम वक़्त हैं, वो उन्होंने जो है वो उनको जवाबदेह होना पड़ेगा। उसी से रिलेटेड एक और इंसिडेंट था कि जो था मदीना के बाहर, कहते हैं जी, एक खैमा एक लगा हुआ था, और वहाँ पे जब वो आप वहाँ से गुजरे तो वहाँ पे देखा कि एक औरत जो है वो हंडिया, उसने जो थी हांडी जो होती है वो उसमें वो पका रही थी, और बच्चे जो थे वहाँ पे आसपास खड़े उस औरत के जो थे वो बड़ा चीखो पुकार कर रहे थे कि जी के भूख से वो थे। तो इन्होंने धुआं सा उसमें निकल रहा था, ये पास गया है, इन्होंने कहा जी कि आप क्या ये बना रही हैं बहन जी, क्या मतलब जो भी उन्होंने कहा उन कि उसने बताया जी कुछ नहीं है। उन्होंने कहा हांडी में क्या है, उस औरत ने कहा जी इसमें खाली पानी है। तो ये उन्होंने पूछा कि जी ये पानी क्यों गर्म कर रही हो। उन्होंने कहा जी मैं बच्चों को बहला रही हूँ, उसको उनको चक्कर दे रही हूँ कि मैं, ताकि वो इसी बहाने कि जी मैं कुछ पका रही हूँ और उतनी देर में वो सो जाएंगे। तो इस बात के ऊपर हज़रत उमर जो थे वो शदीद उन्होंने रोना शुरू कर दिया, और उसके बाद जो था इन्होंने ये चैरिटी वाला जो काम था, या ये जो बेनिफिट्स जिसको कहते हैं कि जो हकदार हैं उनको आप खाना दें या बाकी दें, ये वहाँ से उन्होंने सिलसिला इसका भी स्टार्ट किया। और ये कहा कि जी कि ये अल्लाह, वो उस औरत ने कहा जी कि ये मेरे से मेरा अल्लाह पूछेगा, और उमर तेरे से तेरा अल्लाह पूछेगा कि तेरी हुकूमत में जो है वो हम लोग भूखे यहाँ पे सोएंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि जो आपका हाकिम वक्त होता है, जिस रियासत में आप लोग रहते हैं, उसका आपका जो पुरसाने हाल होता है, जैसे एक फैमिली है, उसके बीवी हैं, बच्चे हैं, तो उस घर का जो हेड होता है वो ज़िम्मेदार होता है अपने बच्चों को फीड करने के लिए। तो इसी तरह जो रियासत होती है वो माँ के जैसी होती है। तो रियासत का जो मालिक होता है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो, वो मालिक होते हैं अपनी उस रियाया के। तो वो ज़िम्मेदार होते हैं कि जी वो उनकी रियाया जो है वो क्या खा रही है, क्या पी रही है। तो अनफॉर्चुनेटली हालात अब पाकिस्तान के ये हैं कि जी के वहाँ पे लोग जो हैं एजेंटों को पैसे दे के वहाँ से निकलना चाह रहे हैं, गरीबी की वजह से, मुख्तलिफ हालात की वजह से। कई लोग तो शौकीन हैं इसलिए निकलना चाह रहे होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो गरीबी की वजह से जो है वहाँ पे एजेंटों को पैसे दे के निकलती है। कवानीन वहाँ पे पहले से मौजूद है। मुझे आज इस पॉइंट की समझ नहीं आई कि जी के यौम स्याह इसको मनाने की क्या ज़रूरत थी। FIA पहले ऑलरेडी मौजूद है। क्या वो उन लोगों को तो पकड़ लिया आपने जिन्होंने एजेंट्स ने पैसे लिए ये या ये सारा कुछ किया, क्या उन लोगों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो ऐसे एजेंट्स को जो है वो पैसे दे के अपना काम करवाते हैं। सो कानून जो है उसमें मैं ये बीइंग वकील ये समझता हूँ कि ये जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर आ रहा है, एडिशनल डिपार्टमेंट के आ रहे हैं, AJ के जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के पुलिस रीजन, और ये बाकी जितने लोग भी इस पैनल में बैठे हैं, उनको ये चाहिए कि ना सिर्फ एजेंटों के ख़िलाफ़ जो आपने एक्शन किया है बिल्कुल करना चाहिए, और एक ऐसा एक कानून में सख्ती इतनी लेके आएँ कि इस तरह के एजेंट्स जो हैं वो दोबारा बाकी इस तरह का काम ना करें। उनको वो 2-3 साल की सज़ा होती है, लेकिन उसके बाद वो बेल आउट होके दोबारा से फिर वही काम करते हैं। लेकिन आप उनको भी सख्त से सख्त सज़ा दें, उनकी पनिशमेंट इतनी सख्त होनी चाहिए कि वो जो है कम अज़ कम, मैं ये समझता हूँ कि इसमें 14 ईयर्स जो है वो प्लस होनी चाहिए, ताकि उम्र कैद हो और वो बाज आएँ। लेकिन जो लोग एजेंटों को पैसे देते हैं उनके ख़िलाफ़ भी जो है वो सीरियस एक्शन करें, ताकि वो भी जो है वो इस तरह के गलत चीज़ों में जो है वो शामिल ना हो। सो अच्छा जी, ये समीना अयूब जी ने कहा जी कि मेरा हालचाल पूछा है जी। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि अपील की हेयरिंग डेट जो है, देखिए अपील की हेयरिंग डेट का ये है कि एवरेज टाइम जो होता है तकरीबन 6 to 8 मंथ लग जाता है। ये डिपेंड कर रहा होता है कि केस आपका किस टाइप का है, क्या आपने अपील इनसाइड द कंट्री की है या आउटसाइड द कंट्री जो है अपील फाइल की है। लेकिन एवरेज टाइम जो है वो 6 to 8 मंथ लग जाता है, बाज़ का ज़्यादा भी लगता है, लेकिन एवरेज टाइम यही है जी। ये रोशनी शर्मा जी जो है इन्होंने पूछा है जी कि हेलो सर, कुड यू टेल मी व्हाट आर वर्किंग डेज इन विच वी नीड टू वेट फॉर इट्स मंडे टू फ्राइडे और मंडे टू थर्सडे। देखिए ये मंडे से फ्राइडे होता है जी। UK बेस्ड जितना भी इमिग्रेशन काम होता है या कोई भी ऑफिशियल काम होता है वो मंडे टू फ्राइडे जो है वो इनका होता है। लेकिन बहुत से केसेस में
जो एप्लीकेशनें जैसे पाकिस्तान की हैं वो अगर वाया अबू धाबी आ रही हैं तो वहाँ पे जो वर्किंग डेज जो आते हैं वो उसमें चूँकि वो फ्राइडे जो है वो वहाँ पे ऑफ होता है जी, तो वहाँ पे फ्राइडे सैटरडे ऑफ होता है, संडे वहाँ पे वर्किंग डे होता है। सो इसलिए हर कंट्री के मुताबिक जो है वो होता है। रोशनी शर्मा के नाम से ये लग रहा है जी, आप इंडिया से हैं तो रोशनी जी आप के इंडिया में भी सेम ऐसा ही है, मंडे टू फ्राइडे। अगर आप यूके में हैं तो मंडे टू फ्राइडे वर्किंग डेज है जी। और ये क्या जी, हमारे वकील ने 4 मंथ्स पहले कहा था कि अभी तो हम अप्लाई करने वाले थे, तब मैंने ये वाली वीडियो देखी। हम वेरी वेरी अपसेट जो है, पता नहीं क्या आपने मेरी देख के वीडियो कहा है जी, कि लेकिन शुक्रिया आपने तारीफ़ की कि आप मैं अच्छी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, और रियली अप्रिशिएट, आप दोस्तों की वजह से आप लोग जो है इतना अप्रिशिएट करते हैं, दैट्स वाई जो है वो मैं टाइम निकाल के जो आपके साथ बैठता हूँ जी। अच्छा जी, ये किसी ने कहा जी सर होप यू आर डूइंग गुड, आई रियली अप्रिशिएट एज अ कंटेंट इज योर वेरी इन्फॉर्मेटिव, आई जस्ट वांट टू नो आस्क हाउ मच टाइम इट विल टेक टू गेट अ डिवोर्स थ्रू इस्लामिक वे इन द यूके इफ़ बोथ। अच्छा देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू वेरी मच जी आपका। और अगर आप डिवोर्स या खुला के हवाले से आपको कोई सर्विसेज चाहिए हो तो हमारा ब्रैडफोर्ड ऑफिस जो है वो बिल्कुल हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सो इस्लामिक लॉ के मुताबिक जो होता है जी, इसमें 90 डेज़ लाजमी टाइम होता है। उसमें 3 नोटिस जो होते हैं वो देने होते हैं। जब आदमी तलाक देता है तो उसको डिवोर्स तलाक कहा जाता है, अगर औरत जब डिवोर्स लेती है तो उसको खुला कहा जाता है। सो इसमें एवरेज टाइम जो होता है 90 डेज़ मस्ट है जी। और उसके बाद अगर वो रिकन्सिलेशन जिसको कहते हैं सुलह ना हो सके तो फिर वो नॉर्मल जो है वो 15-20 डेज़ में डिवोर्स या खुला का सर्टिफिकेट जो है वो इशू हो जाता है जी। चाहे दोनों पार्टीज राज़ी हो या ना हो, दोनों राज़ी होंगी भी तब भी जो है वो एवरेज टाइम जो है वो आप कह लीजिए कि 90 डेज़ प्लस होता है जी, क्योंकि वो इद्दत का टाइम और ये इस्लामिक सिस्टम है जी, इस वजह से। अच्छा, ये किसी ने कहा जी कि थैंक्स फॉर योर वीडियो, आई फाउंड इट्स वेरी क्या इंटरेस्टिंग और इन्वेस्टिंग, इट्स नॉट everybody, you just need a strong stomach to see your portfolio go down, it might be a wiser of a नोटिस। ये आपने बड़ी तारीफ़ की है जी, बड़े ज़बरदस्त किस्म के अल्फाज मेरे लिए लिखे हैं, बहुत शुक्रिया आपका जी। हेलो, व्हाट आर दी रिक्वायरमेंट फॉर अ विजिट फैमिली वीज़ा, ये आपने भाई साहब जिस वीडियो के ऊपर पूछे हैं उसी में ही मैंने आपको पहले भी जवाब दिया था, उसी में है जवाब, दोबारा देखिएगा। अच्छा, सेकंड ये है, ये नकाश हैदर साहब का सवाल। अच्छा देखिए, विजिटर वीज़ा, फैमिली विजिटर वीज़ा में ये होता है कि जिस फैमिली के पास आपने आना है उनकी आपने डिक्लेरेशन लगानी है, उनकी आपने पासपोर्ट की कॉपी लगानी है। अगर वो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं तो कम से कम उनके अकाउंट में जो है वो आपको 2-2.5 हज़ार पाउंड होना चाहिए, कि वो आपका ट्रैवल कॉस्ट जो है, एक एवरेज टिकट जो है वो तकरीबन 1000 पाउंड की आती है। प्लस आपने जहाँ पे आके रहना है उनके वो अकोमोडेशन की आप कॉपी लगाइए, तो बिल्कुल आप जो है वो फैमिली विजिटर वीज़ा जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं जी। ये हसन सदीकी साहब ने कहा जी सर, आई गॉट अ रिफ्यूजल फॉर अ स्किल्ड वर्कर वीज़ा बिकॉज ऑफ अ रॉन्ग आइल्स विदाउट UKVI जनरल ट्रेनिंग, नाउ शुड आई गो फॉर अ एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू आफ्टर अ आइल्स और अ न्यू एप्लीकेशन। देखिए, चूँकि आपका जो एप्लीकेशन है वो जेन्युइन रिफ्यूज़ हुई है, हसन साहब ये गौर से सुनिएगा, आपके लिए ये जवाब, तो इसलिए अगर आप रिव्यू पे जाएंगे तो आप टाइम वेस्ट करेंगे। बेटर यही है कि आप फ्रेश एप्लीकेशन कीजिए, न्यू एप्लीकेशन करें, और उसमें जो प्रॉपर आपका जेन्युइन सर्टिफिकेट है वो वाला लगाइए। रिव्यू के ऊपर वो आपको रिफ्यूज़ल आपकी आएगी जी। अच्छा, उसके बाद ये आ गया जी कि ज़ुनैरा परवीन ने कहा जी कि ट्रू यू आर राइट सर। जी ज़ुनैरा परवीन जी, आपका बहुत शुक्रिया जी। EU फैमिली वीज़ा है, बताइएगा EU फैमिली वीज़ा है क्या, मतलब बताइएगा क्या करें। EU फैमिली वीज़ा वो होता है अगर आपका कोई अपना ब्रेग्जिट से पहले था और अगर आपने उनकी बेस के ऊपर आपने EU फैमिली परमिट अप्लाई किया है, पहले था, अगर ब्रेग्जिट से पहले 31 दिसंबर 2020 से पहले या 31 जुलाई 2021 से पहले, तो फिर आपका होगा। अदरवाइज़ जो आपको बड़ी सॉलिड ग्राउंड कोई दिखानी पड़ेगी न्यू एप्लीकेशन के लिए, अदरवाइज़ रिफ्यूज़ल ही आएगी जी। अच्छा, चलिए जी, आज का ये भी एक सवाल लेने जनाब, अपील क्लियर हो गई हो तो पासपोर्ट जमा करवा दिया है, 10 वीक हो गए हैं, कितना टाइम लगा? 10 वीक हो गए जी, ये तकरीबन 2 वीक आपके और रह गए हैं, तकरीबन 12 वीक में मैंने देखा है मोस्टली जो है वो ऐसी चीज़ें जो है वो सेटल हो जाती हैं जी। चलिए, ये थे जी आपके सवालात, और ये सब क्वालिटीज़ आप में हैं जी, बहुत शुक्रिया जी, इतनी क्वालिटीज़ हैं। और वीडियो देखने का शुक्रिया जी। और अपने सवालात जो हैं वो इन्फॉर्मेशन की हद तक रखा करें, लीगल एडवाइस नहीं होती। लीगल एडवाइस के लिए मैं अगेन यही कहता होता हूँ कि आप कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए। हमारा ऑफिस ब्रैडफोर्ड में है, तशरीफ़ नहीं लाना चाहते ना आइए, लेकिन हम लोग कंसल्टेशन की फ़ीस चार्ज करते हैं। बहुत से लोग व्हाट्सएप के ऊपर डायरेक्ट कॉल करते हैं, वहाँ पर खुल के लिखा हुआ है डू नॉट कॉल
ओनली बुक योर अपॉइंटमेंट। सो डू नॉट कॉल का भी लोग यही समझिए कि ਇਹਦਾ मतलब है कि कॉल करो, कॉल नहीं करनी व्हाट्सएप के ऊपर, सिर्फ आपने मैसेज छोड़ दें कि जी हमारी अपॉइंटमेंट बुक करें, हम कंसल्टेशन की फ़ीस लेके फिर आपको कॉल बैक करते हैं। दुआ में याद रखिएगा, टेक केयर, खुदा हाफिज़।